हेलो प्लस टू स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है डिसोल्यूशन। और इससे पहले वाली वीडियो में जो भी हमने किया है उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। बच्चों, हमने किया है असेट्स अदर देन कैश, कैश एट बैंक, और डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स और फैक्टिशियस असेट्स। इन सब को छोड़कर बाकी जो फिक्स्ड असेट्स हैं बच्चों, टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स को के अकाउंट्स को कैसे क्लोज किया है, यानी उनको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया है एट देयर बुक वैल्यू। और इधर लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को छोड़कर, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को छोड़कर, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को छोड़कर बाकी सभी आउटसाइड लायबिलिटीज जैसे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन है या किसी थर्ड पर्सन से लोन लिया हुआ है, वो सब अकाउंट भी क्लोज करने हैं बच्चों एट देयर बुक वैल्यू। इसके अलावा कोई भी प्रोविजंस थी बच्चों, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इनको भी क्लोज करना है बच्चों एट देयर बुक वैल्यू। उसके बाद हमने देखा है कि असेट्स को हमने कैसे रियलाइज किया है, यानी असेट्स को कैसे बेचा है, बेच करके उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है और वहाँ पर जो वैल्यू डाली है बच्चों वो है रियलाइज्ड वैल्यू। रियलाइज्ड वैल्यू से मतलब कि जितने का वो असेट्स बिका है, सेल हुआ है जितने का, उतनी अमाउंट हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाली है। और फिर उसके बाद पेमेंट की है हमने आउटसाइड लायबिलिटीज को। और ये आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को पे किया जाता है सबसे पहले, और लास्ट में पे किया जाता है पार्टनर्स को। लायबिलिटी साइड के अंदर सबसे पहले जो लायबिलिटीज पे करनी है आपने वो है बच्चों आउटसाइड लायबिलिटीज, जैसे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है या और कोई आउटसाइड लायबिलिटी है, तो उनको पेमेंट किया है आपने तो कैसे उनको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया था। और उसके बाद आपने देखा कि कभी कभार कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर कर लेता है तो उसके लिए भी आपने जर्नल एंट्री पास की है बच्चों। और लायबिलिटीज भी अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी ले लेता है तो उसका भी आपने जर्नल एंट्री पास किया है बच्चों। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी आपने जर्नल एंट्री पास किया है बच्चों। और अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का भी जर्नल एंट्री आपने पास किया है बच्चों। उसके बाद आपने रियलाइजेशन और प्रॉफिट लॉस को बांटा है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसकी भी एंट्री डाली है बच्चों, और अगर लॉस हुआ है तो उसकी भी एंट्री डाली है। उसके बाद आपको पता चल गया है अब कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको वो समझ में आई होंगी, अच्छे तरीके से उसको आपने समझा होगा। और आज हम और भी कुछ करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, और जिससे आपका इस चैप्टर के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ले सकोगे। बच्चों बढ़ते हैं आगे। रजिस्टर के ऊपर ये बच्चों ये बातें नोट करिए, बहुत काम वाली बातें हैं, आपको काम आएंगी आगे। इससे पहले जो मैंने बातें आपको बताई हैं, जो चीज़ें आपको मैंने करवाई हैं, उनको रजिस्टर के ऊपर नोट उम्मीद है आपने कर लिया होगा बच्चों, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काम आने वाली है बच्चों। तो बच्चों अगर क्वेश्चन साइलेंट है, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको किसी टेंजिबल असेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं बताई गई है, रियलाइज्ड वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि ये नहीं बताया गया कि
जो जो असेट्स गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, उनमें से कोई एसेट के बारे में नहीं बताया गया कि वो कितने का बिका है, यानी उसकी रियलाइज्ड वैल्यू क्या है। नीचे आपको बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट्स में बताया होता है बच्चों कि फलां असेट्स कितने का बिका, और अगर किसी असेट्स के बारे में वो बुक वैल्यू में, बुक में तो है वो असेट्स, जैसे मान लो फर्नीचर है 50,000 रुपीज़ का बैलेंस शीट के अंदर, उसकी जो बुक वैल्यू है वो 50,000 रुपीज़ है, और अगर नीचे एडजस्टमेंट के अंदर उस फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, यानी ये बच्चों असेट्स टेंजिबल होने चाहिए। फिक्स्ड असेट्स टेंजिबल, टेंजिबल आपको पता है क्या होते हैं बच्चों, है ना। इनकी वैल्यू अगर नहीं बताई गई, नीचे रियलाइज्ड वैल्यू नहीं बताई गई, तो आपने क्या समझना है कि वो एट देयर बुक वैल्यू पर सेल हुए हैं, यानी उनकी रियलाइज्ड वैल्यू जो है वो फुल है। फुल से मेरा मतलब कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू पर ही वो बिके हैं। यानी फर्नीचर अगर 50,000 का है, बुक वैल्यू उसकी 50,000 है, बैलेंस शीट के अंदर 50,000 का फर्नीचर दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में आपको नहीं बताया गया है कि वो फर्नीचर कितने का बिका है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको क्या समझना है बच्चों कि वो फर्नीचर 50,000 का ही बिका है। तो अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट्स, इट इज टू बी रियलाइज्ड इन फुल एट देयर बुक वैल्यू। मतलब ये हुआ कि हमने जो वैल्यू डालनी है वो फुल वैल्यू डालनी है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, यानी बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन जो एंट्री डालेंगे हम बच्चों, उसमें 50,000 ही डालेंगे। अगर नीचे एडजस्टमेंट में आपको किसी असेट की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपने ऐसे करना है। इसी प्रकार से बिल्कुल अगर लायबिलिटीज के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है, आउटसाइड लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं पता चल रहा है कि क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को कितना मनी पे किया गया है, तो भी आपने यही समझना है कि आउटसाइड लायबिलिटीज को एट देयर बुक वैल्यू पर पे किया गया है। जैसे क्रेडिटर्स मान लो 30,000 के हैं और नीचे एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों, तो आपने ये समझना है कि क्रेडिटर्स को फुल पे किया गया है, यानी फुल पेमेंट दी गई है। उसके अलावा बच्चों अगर कोई प्रोविजन है अगेंस्ट किसी असेट्स के, ये आप पहले भी कर चुके हो, किसी असेट्स के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बनी हुई है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, आर नॉट टू बी पेड, इनको पे नहीं किया जाता है, यानी इनके अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे बच्चों, लेकिन एक साइड डालेंगे एंट्री, दूसरी साइड नहीं डालेंगे, यानी इनको बेचा नहीं जा सकता है या इनको पे नहीं किया जा सकता है। जैसे क्योंकि ये लायबिलिटी है आपकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इनको सिर्फ क्लोज करना है, इनको पे नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लायबिलिटीज नहीं है बच्चों, ये जस्ट पेपर वर्क है, इसलिए इनको सिर्फ क्लोज करना है, इनको पे नहीं करना है। बच्चों रजिस्टर के ऊपर नोट करिए ये बातें कि कोई भी प्रोविजन हो अगेंस्ट किसी भी असेट्स के, आर नॉट टू बी पेड बिकॉज दीज आर नॉट लायबिलिटीज, क्योंकि ये लायबिलिटीज नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क है, इसको पे नहीं करना है, एक साइड डालना है, यानी अकाउंट्स को क्लोज करना है बस, इनको पे नहीं करना है। जैसे क्रेडिटर्स का अकाउंट हमने क्लोज भी किया है और फिर उसको पे भी किया है, यानी उसको बाय साइड भी डाला था, बाय क्रेडिटर्स, और टू बैंक भी डाला था लायबिलिटी साइड, जब आप लोग क्रेडिटर्स को पे किया है। ऐसे प्रोविजन के बारे में नहीं करना है, किसी भी प्रोविजन बाय साइड तो डालना है लेकिन टू बैंक नहीं डालना है बच्चों। उसके बाद अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये तो आपको मालूम है कि अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है, मतलब इसका बुक्स में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है। ये तो बाद में पता चलेगा जब हम अपने असेट्स बेचेंगे या लायबिलिटीज को डिस्चार्ज कर रहे होंगे, तो ये डायरेक्टली पे ऑफ की जाती हैं या इन अनरिकॉर्डेड असेट्स को डायरेक्टली रियलाइज किया जाता है।
यानी टू बैंक बाय बैंक की एंट्री तो डालनी है, इनको क्लोज नहीं करना है क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है बच्चों। इनका बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्लोजिंग उसकी होती है जिसका बुक्स में रिकॉर्ड होता है बच्चों। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट नहीं दी गई, अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन है, तो बच्चों सबसे पहले आपको बैलेंस शीट तैयार करना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तैयार करने के बाद आपको मिसिंग जो फिगर है वो फाइंड करना है। पहले मिसिंग फाइंड करने के बाद फिर आपने वही काम करना है जो आप करते हो, है ना बच्चों। तो अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट तैयार कर लेनी चाहिए। बैलेंस शीट तैयार करने के बाद आपको मिसिंग फिगर मिलने वाला है। और इसके अलावा जो रिजर्व्स हैं बच्चों, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड है, और भी कोई सरप्लस है या प्रॉफिट एंड लॉस है जो लायबिलिटी साइड पड़े हुए हैं, इनको सीधा कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है, जैसे हम करते हैं। जैसे एडमिशन में किया है, रिटायरमेंट में किया है, डेथ में किया है, वैसे ही डिसोल्यूशन के अंदर करेंगे, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ये पार्टनर्स का है। पार्टनर्स वो घर ले जाएंगे इसको, इसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं डाला जाएगा। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व का अगर नीचे क्लेम है तो उस क्लेम को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो ट्रांसफर करना है, पूरा ट्रांसफर नहीं करना है। अगर नीचे कोई क्लेम नहीं है फिर तो पूरा ट्रांसफर करना है। अगर नीचे कोई क्लेम दिया गया है तो क्लेम को माइनस करने के बाद जो VCR WCR बचेगा बच्चों, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, उसको बांटना है। बाकी जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट सरप्लस है, उसको सीधा कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। और अगर लॉस है ना बच्चों, असेट साइड पड़ा हुआ है P&L अकाउंट, तो वो लॉस होगा, तो उसको भी कैपिटल अकाउंट के अंदर सीधे ट्रांसफर करना है। टू साइड डालना है, इन प्रॉफिट्स को बाय साइड डालना है, ये आपको पहले ही पता है। तो कहने का मतलब ये है, कोई रिजर्व बना हुआ है अगर, जैसे जनरल रिजर्व है और वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है, सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सीधा ट्रांसफर करना है उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर बच्चों। और अगर वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व का नीचे को क्लेम दिया गया है तो क्लेम माइनस करने के बाद जो वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस बचेगा उसको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक आउटसाइड सेटलमेंट होती है बच्चों, इसको भी नोट करिए। आउटसाइड सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चों मान लो उस फर्म के एक क्रेडिटर्स थे 30,000 रुपीज़ के, और उसके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है 35,000 का। तो फर्म ने, बच्चों ध्यान से समझना ये चीज, बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स हैं 30,000 के और फर्नीचर है 35,000 का। तो सबसे पहले तो हमने क्लोज करना है इसको, है ना। 35,000 को, फर्नीचर को टू साइड डालेंगे, 30,000 को बाय साइड डालेंगे, यानी जनरल एंट्री डालेंगे। अभी रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, आपको पता चल जाएगा उसमें। और क्या किया है फर्म ने कि जो क्रेडिटर्स थे 30,000 के, उनको फर्नीचर दे दिया गया है 35,000 का। ये आउटसाइड सेटलमेंट है, यानी जो आउटसाइड लायबिलिटी थी 30,000 की, उसको फर्नीचर पे कर दिया गया है। फर्नीचर पे करके उसके साथ सेटलमेंट कर ली गई है। तो इसकी क्लोजिंग की एंट्री तो डालनी है बच्चों, है ना, क्लोज तो कर देना है, लेकिन पेमेंट और रियलाइजेशन डिस्चार्ज वैल्यू और रियलाइज्ड वैल्यू नहीं डालनी है, क्योंकि ये आउटसाइड सेटलमेंट है। 30,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए, उनको फर्नीचर दे दिया, इधर असेट्स चले गए, उधर लायबिलिटी खत्म हो गई है। तो इनकी ना तो डिस्चार्ज वैल्यू डालनी है आपने, ना रियलाइज्ड वैल्यू डालनी है। अकाउंट्स को क्लोज जरूर करना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा रहा हूँ कि अगर आपने किसी लायबिलिटी के साथ कोई आउटसाइड सेटलमेंट की है, यानी उसको असेट्स दे दिए हैं, जैसे मान लो आपके पास क्रेडिटर से 50,000 के और आपके पास एक स्टॉक पड़ा हुआ था 60,000 का या 40,000 का, वो स्टॉक उसको दे दिया क्रेडिटर्स को, बाहर से बाहर ही।
तो आपने उस बुक वो जो स्टॉक और क्रेडिट्स से उनकी बुक वैल्यू तो पहले ही डाल रखी है, क्लोज कर रखा है। लेकिन अब क्रेडिट्स को तो डिस्चार्ज किया जाएगा ना, उनको पैसे दिए जाएंगे और स्टॉक को रियलाइज किया जाएगा। तो किया क्या कि जो क्रेडिट्स है उनको स्टॉक दे दिया गया है, यानी ना तो आप इस स्टॉक की रियलाइज्ड वैल्यू डालोगे और ना क्रेडिट्स की डिस्चार्ज वैल्यू डालोगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आउटसाइड सेटलमेंट है तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है आपको, सिर्फ इनको क्लोज करना है बच्चों। इन बातों को नोट करिए, इस चैप्टर के अंदर आपको काम आने वाली है। तो ये रही बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए आप कि अगर क्वेश्चन के अंदर किसी भी टेंजिबल असेट्स की कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको क्या करना है, आपको रियलाइज करना है उस असेट्स को एट देयर बुक वैल्यू, यानी फुल वैल्यू से उसको रियलाइज करना है। और अगर ऐसे ही लायबिलिटीज के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है कि आउटसाइड जो लायबिलिटीज को कितना पे किया गया है इसके बारे में पता नहीं है, तो आपको क्या समझना है कि आउटसाइड लायबिलिटीज को पे किया गया है एट देयर बुक वैल्यू। और कोई भी प्रोविजन अगेंस्ट असेट्स जो है उसको पे नहीं किया जाता क्योंकि ये लायबिलिटीज नहीं है। और अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना है, सिर्फ रियलाइज और डिस्चार्ज करना है, सिर्फ बैंक की एंट्री डलेगी बच्चों। और अगर बैलेंस शीट आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो आपने सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना है और उसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। और उसके अलावा जो रिजर्व्स हैं बच्चों, जैसे जनरल रिजर्व है, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व है और भी कई रिजर्व्स हैं, उनको सीधे डायरेक्टली आपने उनके कैपिटल अकाउंट में अंदर ट्रांसफर करना है। अगर वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व का नीचे कोई क्लेम है तो वो क्लेम को माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बच्चों ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो अभी देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे तैयार किया जाता है। और जो जर्नल एंट्रीज डाली हैं बच्चों आपने, उसी से ही रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो जाता है बच्चों। जहाँ जहाँ आपने रियलाइजेशन डाला था जर्नल एंट्रीज के अंदर वो सभी एंट्रीज इसके अंदर आएंगी। तो बच्चों ये डेबिट साइड है, आपको मालूम है डेबिट साइड में टू सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिए गए हैं असेट्स वो वाले, कैश छोड़ देना है, बैंक छोड़ देना है, पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस छोड़ देने हैं, कैपिटल अकाउंट्स के उनके करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस छोड़ देने हैं, फिक्टिशियस असेट्स छोड़ देने हैं बच्चों। उनको छोड़कर बाकी जो भी असेट्स बचते हैं आपके, ये टेंजिबल होते हैं बच्चों, इनको आपने क्लोज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डालना है। जर्नल एंट्री याद करिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, ये एंट्री डाली थी आपने। अब रियलाइजेशन अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो टू सन्ड्री असेट्स, बिल्डिंग बुक वैल्यू, फर्नीचर बुक वैल्यू, स्टॉक बुक वैल्यू, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, गुडविल, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से क्लोज करना है बच्चों। सारे असेट्स डाल देने हैं जितने भी आपको बैलेंस शीट के अंदर दिए गए हैं, और कौन से छोड़ने हैं ये आपको पता चल चुका है। इधर बच्चों बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आउटसाइड होनी चाहिए, इनसाइड लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए बच्चों, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज मेन होती है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन या किसी और थर्ड पार्टी का लोन, ठीक है ना बच्चों, मेन यही होती हैं, तो उनको क्लोज कर देना है। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, कोई भी प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से क्लोज करना है। क्रेडिटर्स बुक वैल्यू, बिल्स पेबल बुक वैल्यू, बैंक लोन बुक वैल्यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक वैल्यू, प्लस करके यहाँ डाल देना है, इनको प्लस करके यहाँ डाल देना है। ये अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं बच्चों, यानी हमने इन सभी को एट देयर बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद आपको बच्चों पता है कि हम असेट्स को बेचेंगे तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ये है असेट्स रियलाइज्ड,
असेट्स रियलाइज का मतलब जो असेट्स बेचे हैं आपने, जो बेचा है वो डालना है, और जितने का बेचा है उतनी अमाउंट डालनी है प्लस करके। जैसे बिल्डिंग बिकी है, जितने की भी बिकी है, फर्नीचर बिका है, स्टॉक बिका है, जो जो बिका है, जो पार्टनर ने लिया है वो नहीं, जो बिका है, सोल्ड आउट हुआ है, वो वाले एसेट्स आपको प्लस करके रियलाइज्ड वैल्यू जो है उनकी, जैसे मान लो बिल्डिंग बैलेंस शीट के अंदर 1,50,000 की है, वो 2 लाख की बिकी है तो आप 2 लाख लोगे। फर्नीचर 40,000 का दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, बिका है 30,000 का तो आप 30,000 लोगे। जितने का रियलाइज्ड वैल्यू है वो प्लस करके यहाँ बाय बैंक में डालना है। बाय बैंक में याद रहना चाहिए बच्चों, वो वाले असेट्स की वैल्यू डालनी है जो आपने बेचे हैं, ठीक है बच्चों। और अनरिकॉर्डेड असेट्स भी अगर बेचे हैं तो इसी में आ जाएंगे। अनरिकॉर्डेड असेट्स बेचे हैं, दूसरे असेट्स बेचे हैं, तो सभी इसी में आने वाले हैं बच्चों। उसके बाद है बच्चों बाय कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप समझ गए होंगे कि ये जब असेट्स कोई पार्टनर ले लेता है तब, मान लो बिल्डिंग बी ने ले ली तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट, है ना। जितने की दी है एग्रीड वैल्यू वो वाली वैल्यू डालनी है, जितने बुक वैल्यू नहीं डालनी। अगर नीचे वैल्यू नहीं दी गई है कोई इंफॉर्मेशन तो वो बुक वैल्यू डालनी है, और नीचे जितना कहा गया है उतनी वैल्यू डालनी है। उसके बाद इधर आ जाइए बच्चों, अब हम लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करेंगे। वो लायबिलिटीज को तो बैंक आपको समझाया था कि पैसा आया है तो बैंक डेबिट होगा, और पैसा अगर गया है तो बैंक क्रेडिट होगा। तो आया है तो हमने बाय बैंक डाला है, गया है तो टू बैंक डालेंगे। टू बैंक बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अच्छे तरीके से पता चल गया होगा बच्चों आपको। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, है ना बच्चों, ये हमने पे कर दिए हैं पैसे, और इनको प्लस करके इधर डाल देना है। अगर कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने ले ली है तो फिर टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई लायबिलिटी ले ली है, जैसे बिल्स पेबल ले लिए, बी ने बोला है क्रेडिटर्स को मैं पे कर दूंगा, तो इट मीन्स लायबिलिटी ले ली उसने, तो फिर हम डालेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर एक्सपेंसेस भी उसने ले लिए हैं तो लायबिलिटी ली है ना बच्चों, तो हम डालेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, और फिर प्लस माइनस करेंगे। उस साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा आ गया तो प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ गया तो डेबिट साइड लॉस होती है बच्चों, तो फिर लॉस हो गया। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डाल देना है। और अगर लॉस हुआ है तो आपको पता है बच्चों, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डाल देना है। इस प्रकार से ये रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो जाएगा बच्चों। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारा काम ऑलरेडी पहले ही कर रखा है आपने, सब कुछ आपने पहले ही कर रखा है, आप तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे हम। तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट कैसे तैयार करना है, इसको नोट डाउन करिए कॉपीज के ऊपर, और इसको अपना फॉर्मेट को याद करिए। और वैसे तो जर्नल एंट्रीज अगर आपको आती हैं तो फॉर्मेट बनाना आसान है फिर, और फॉर्मेट बन जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल सकता है। अब हम करने वाले हैं बच्चों इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स। ये रहे बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी बच्चों। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम जो हमने कैपिटल्स के बैलेंस छोड़े थे, जिनको क्लोज नहीं किया था, वो यहाँ डालने हैं बच्चों। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस, यानी जो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल्स दी गई हैं बच्चों, जो छोड़ी थी हमने, जिनको क्लोज नहीं किया था, अब करना है बाय बैलेंस बीडी। ये तो क्रेडिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस हो तो इधर डालने हैं बच्चों टू बैलेंस बीडी। अगर असेट साइड पड़े हुए हैं, डेबिट बैलेंस हैं उनके, तो इधर डालने हैं, अगर लायबिलिटी साइड पड़े हुए हैं तो इधर डालने हैं। उसके बाद ये है बच्चों बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है, ये है लायबिलिटीज टेकन। अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ली है, जैसे बी ने कहा था कि क्रेडिटर्स मैं पे कर दूंगा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट डालना है, क्रेडिटर्स नहीं डालना है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज टेकन ओवर डाल देनी है।
उसके बाद बच्चों बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में आपको समझा दिया बच्चों। और ये है बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट मिला था वो इधर डाल देना है। और इधर बच्चों ये है उनके डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट्स के। ये फिर आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, उधर था बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट होगा तो लायबिलिटीज टेकन ओवर होंगी बच्चों, और टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा तो असेट्स टेकन ओवर होंगे। अगर उसने असेट्स ले लिए तो आपने डेबिट साइड डालने हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लॉस है, अगर बैलेंस शीट में गिवन है आपको असेट साइड में। ये है टू रियलाइजेशन लॉस, अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद लॉस मिलता है तो इसे डालना है। और ये है बच्चों टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। कई बार असेट साइड किसी पार्टनर का लोन पड़ा होता है, इसका मतलब ये होता है कि फर्म ने उस पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो वो हम उसकी कैपिटल से काट लेंगे बच्चों। यानी फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से वो लोन का पैसा जितना भी बनता है वो काट लेगी, तो ये है वही लोन, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। मान लो ए ने 50,000 रुपीज फर्म से लोन लिया हुआ था, तो असेट साइड डला होगा, ये लोन्स एंड एडवांसेस है बच्चों। तो असेट साइड में होगा एज लोन 50,000 रुपीज, तो उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है उसके डेबिट साइड में। तो टू पार्टनर्स लोन, समझ में आ गया बच्चों। ये लोन पार्टनर्स लोन क्या है? ये वो वाला लोन नहीं है जो पार्टनर्स ने दिया हुआ है, नहीं, ये वो वाला लोन है जो पार्टनर्स ने फर्म से लिया हुआ है, तो उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो पार्टनर्स लोन डाल दिया बच्चों। अब हम प्लस माइनस करके देखेंगे। अगर ये साइड ज्यादा आती है और ये साइड कम होती है बच्चों, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों। डेफिशिएंसी होगी तो वो कैश ले करके आएगा पैसा। जिस पार्टनर की डेफिशिएंसी आती है वो उतना पैसा लेकर के आएगा, है ना बच्चों। तो बाय कैश या बैंक अकाउंट। डेफिशिएंसी के बारे में भी आपको समझा रखा है कल मैंने कि अगर लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, उनके पर्सनल एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है। तो बाय कैश बैंक, ये अगर डेफिशिएंसी है। अगर सरप्लस है, सरप्लस कब होगा बच्चों? जब ये साइड ज्यादा होगी, ये साइड कम होगा, तो सरप्लस होगा। तो फिर वो कैश या बैंक जो भी है वो पैसा लेकर के जाएंगे। अब इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस नहीं निकाले हैं हमने, अब उनका सेटलमेंट कर दिया गया है। या तो उनसे पैसा ले लिया गया है या फिर उनको पैसा दे दिया गया है। अब ये कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है बच्चों। पहले हमने बैलेंस शीट को क्लोज किया, उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, अब हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दे रहे हैं। अब हमने पार्टनर्स की सेटलमेंट सारी कर दी है, या तो उनसे पैसा ले लिया है या उनको पैसा दे दिया है। ये ओवर हो गया है काम, अब एंड ऑफ फर्म हो गई है। अब इसके बाद हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट तैयार करेंगे और कैश अकाउंट तैयार करेंगे बच्चों। और कैश अकाउंट बिल्कुल बैलेंस शीट जैसे है, उनका बैलेंसिंग फिगर नील होना, यानी कि अकाउंट का बैलेंस नील होगा, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो फिर जो हमने सम किया है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो बच्चों इसको नोट डाउन करिए। ये हैं कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के, और ये हमने फाइनल सेटलमेंट कर दी है, या तो उनसे पैसा ले लिया है या उनको पैसा दे दिया है। बच्चों ये रहा पार्टनर का लोन अकाउंट। कुछ नहीं करना है, ये बाय बैलेंस बीडी है, वो वाला जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया था। पार्टनर का लोन याद है ना बच्चों, पार्टनर्स के लोन अकाउंट को छोड़कर और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को छोड़कर, है ना बच्चों, इनको छोड़कर हमने अकाउंट क्लोज किए थे, आउटसाइड लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज किए थे, बस पार्टनर्स का लोन छोड़ दिया था। तो ये वो वाला पार्टनर का लोन है। तो आपको मालूम है कि उस जो लायबिलिटी साइड लोन दिया हुआ है, मान लो 20 लोन, तो फिर ये बाय बैलेंस बीडी है, यहाँ 20 लोन अकाउंट आ जाएगा तो, है ना, बाय बैलेंस बीडी लायबिलिटी साइड में दिया होता है। बस उसको पे कर देना है, बस खत्म, चुकता कर देना है टू कैश और बैंक अकाउंट डाल के, जितना अमाउंट है उतना डाल के क्लोज, खत्म, ये भी खत्म।
अब बनाना है कैश अकाउंट बच्चों। तो आपको मालूम होगा कि कैश और बैंक के भी बैलेंस छोड़े थे हमने बच्चों, है ना। तो ये है टू बैलेंस BD, कैश का ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट के अंदर छोड़ा था हमने, डाल देना है यहाँ पर, है ना बच्चों। और ये है टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट है ये क्या है, ये है असेट्स रियलाइज्ड। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो बाय साइड बाय बैंक डाला था बच्चों आपने, बाय बैंक डाला था ना। बाय बैंक क्यों डाला था, क्योंकि वो असेट्स रियलाइज किए थे हमने, पैसा आया था ना, कैश पैसा आया था, ये वो वाला पैसा है। टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड अमाउंट डाल देंगे। और ये क्या है फिर, ये है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, ये अगर जो पार्टनर की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब कि वो कुछ पैसा लेकर के आया है ना, तो लेकर के आया तो इधर डालेंगे। तो आपको मालूम है ना, ये रिसीव साइड है ना, यानी पैसा आ रहा है। कहाँ से आएगा, अगर असेट्स बेचेंगे तो वहाँ आएगा। पार्टनर अगर वो कैश लेके आता है, यानी अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो वो लेके आएगा ना बच्चों, तो इधर डालना है। और ये क्या है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, ये लायबिलिटीज डिस्चार्ज है। जो टू बैंक डाला था ना रियलाइजेशन अकाउंट के साइड, टू बैंक यानी जिस आउटसाइड लायबिलिटी को हमने कैश पैसा दिया है, ये वो वाला है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज डिस्चार्ज, जितना दिया है वो डालना है यहाँ पर। और ये क्या है, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये वाला जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट का पैसा दिया है ना हमने, ये वो वाला है बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। और ये क्या है फिर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है कैश पेड टू पार्टनर, जो सरप्लस था ना उसका कैपिटल अकाउंट बनाया था, टू साइड डाला था ना हमने, टू कैश बैंक, तो उतना पैसा उसको दे दिया है, ये वो वाला पैसा है। बस इधर का टोटल करना है, इधर का टोटल करना है, दोनों टोटल मैच करने चाहिए बच्चों। अगर ये मैच कर गए तो जो काम आपने इससे पहले किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, कोई उसको गलत नहीं कर सकता है। तो बच्चों इस तरीके से आपने कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना है। तो बच्चों जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है बच्चे, वो जरूर से ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और जिन बच्चों को किसी किस्म की चैप्टर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में इसी चैप्टर के ऊपर और कुछ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।